नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। देखिए, मैं आपको जो है द्विवेदी युग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बता रही थी। मैंने आपको 10 जो है फैक्ट्स बता चुकी थी, 10 पॉइंट्स मैं आपको करवा चुकी थी पिछले वीडियो में, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जो है वीडियो वहीं ऑफ हो गया। तो जो बचे हुए हैं 11 से लेकर 20 तक के जो पॉइंट्स हैं वो मैं करवाती हूँ अब। तो देखिए, जो हमारा 11वां पॉइंट था, जो 11वां बिंदु था, वो क्या था कि द्विवेदी युग की प्रथम पत्रिका कौन सी है। ठीक है, कि द्विवेदी युग जब प्रारंभ हुआ 1900 में, तो कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विवेदी युग की जो पत्रिका थी, जो कि 1900 में जो है वो प्रकाशित की गई थी, और वो कौन सी थी? सरस्वती। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि सरस्वती जो है वो पत्रिका थी द्विवेदी युग की। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, और ये इस पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो इनके संपादकों पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सरस्वती के संपादकों का मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन सरस्वती के बारे में जो मेन बातें वो बता देती हूँ। सरस्वती जो है वो कैसे जो है उसको प्रकाशित किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे कि नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से, ठीक है, सरस्वती का प्रकाशन हुआ था। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से सरस्वती का प्रकाशन हुआ था। और कब हुआ था? 1900 में हुआ था। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है। और तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कहाँ हुआ था ये हुआ था इंडियन प्रेस प्रयाग में। ठीक है, इंडियन प्रेस प्रयाग। ठीक है, तो इंडियन प्रेस प्रयाग में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 में इस पत्रिका के संपादक बने थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं सरस्वती के बारे में, ये आप ध्यान रखिए इनका। फिर आता है 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय का विश्वकोश किसे कहा जाता है? 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय का विश्वकोश किस किताब को कहा जाता है, या किस रचना को कहा जाता है, या किस कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको कहा जाता है। तो वो क्या है? वो वास्तव में यही है जो मैंने आपको अभी बताई, सरस्वती। तो जो सरस्वती पत्रिका थी वो वास्तव में 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय का विश्वकोश कही जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और भी है कि एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भारतेंद्र युग की समाप्ति का सूचक किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, यानी भारतेंद्र युग किस पत्रिका का प्रकाशन भारतेंद्र युग की समाप्ति का सूचक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा? सरस्वती ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, महावीर जी ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया? देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 2 बातों पर ध्यान दिया। एक तो जो भाषा की शुद्धि, ठीक है, कि भाषा जो है वो शुद्ध लिखने वाले भाषा का शुद्धिकरण करें। ठीक है, व्याकरण का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये इसी में आ जाएगा, भाषा की शुद्धि। इसके अलावा दूसरी बात जो थी वो थी गद्य तथा पद्य पद्य भाषा का एकीकरण। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 2 बातों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। पहली चीज़ तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि भाषा जो है हमारी परिमार्जित होनी चाहिए, उसमें कोई गलतियाँ, छोटी छोटी अशुद्धियाँ व्याकरण की या किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि गद्य और पद्य भाषा जो है, गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? खड़ी बोली होनी चाहिए। गद्य और पद्य की भाषा का एकीकरण किया गया। ऐसा नहीं है कि पद्य किसी और भाषा में लिखा जाए और गद्य किसी और भाषा में लिखा जाए। ठीक है, इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। ये दोनों ही विशेषता इंपॉर्टेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि। देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि जो वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। ठीक है, श्रीधर पाठक जी ने सर्वप्रथम लिखना शुरू किया था पूर्णतः एक जो कह सकते हैं परिमार्जित खड़ी बोली में कविताएं लिखनी स्टार्ट की थी। तो इसीलिए जो विद्वान थे उस समय के, उन्होंने जो खड़ी बोली है, वास्तव में जो खड़ी बोली का प्रथम कवि जो वो श्रीधर पाठक को ही माना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी वास्तव में
मैथिली शरण के गुरु थे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हैं चिरगांव किसका जन्म स्थान है। तो चिरगांव में कौन पैदा हुए थे, तो वो भी कौन या पैदा हुए थे, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, फिर है करते तुलसी कैसे मानस नाद। ये लाइन देखिए बहुत अच्छी है पंक्ति, कि करते तुलसी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, कि कैसे करते तुलसी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये पंक्ति किसने कही थी, किसके बारे में, तो ये पंक्ति जो है महावीर प्रसाद जी के बारे में कही थी। और किसने कही थी, ये कही थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद जी के अपने गुरु के बारे में कही थी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, सरस्वती के संपादक महावीर जी कब बने थे, तो ये बने थे 1903 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और भी जितने संपादक हुए हैं, पहले दूसरे तीसरे कुछ संपादक पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिलहाल अभी जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ उस पर चलती हूँ। तो देखिए जो मैथिली शरण गुप्त थे 1900 में तो प्रकाशन हुआ था सरस्वती का, लेकिन 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका के संपादक बने थे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी। ठीक है, देखिए ऐसे कौन से कवि थे, ऐसे कौन से रचनाकार थे जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को जोड़ने की कड़ी का कवि माना जाता है, कि दोनों को जो जोड़ने वाले कवि थे। ठीक है, तो दोनों को कौन जोड़ने वाले कवि थे, वो थे बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, तो बाल मुकुंद जी ने वास्तव में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को जोड़ा। ठीक है, गुप्त। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। ठीक है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीजीटी में। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, जो आपको अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन बने बनाए मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की बहुत संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े छांट करके मैं आपके लिए लाई हूँ। तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक जो वो भी किसको माना जाता था, श्रीधर पाठक को। ठीक है, श्रीधर पाठक जी ही वास्तव में कौन थे, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। ठीक है, तो अच्छा किसने माना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये माना है कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को किसने माना है, अगर क्वेश्चन ये आता है तो ये जो है माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो देखिए ये मैंने आपको आज 20 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हुए हैं ये। और अगर आपको नोट्स लेने हैं, ठीक है, अगर आप जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको नोट्स लेने हैं, तो देखिए मेरे पास मैंने जो भी अध्ययन किया है उसमें नोट्स मैंने भी बनाए थे। ठीक है, लेकिन देखिए बने हुए नोट्स जो होते हैं, जो हमारे हाथ के नोट्स होते हैं, उनको हम डायरेक्ट जो है प्रेषित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो हमारी अपना क्रिएशन होता है, तो डायरेक्ट तो हम प्रेषित नहीं कर सकते, और वैसे भी जो है इस तरह से दी भी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मुझे नोट्स देने हैं तो डेफिनेटली मुझे आपको पीडीएफ में देना होगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको पीडीएफ में देती चलूँ, तो डेफिनेटली इसके लिए ये ज़रूरी है कि जितने जो भी नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ही खुद के नोट्स हैं वही मैं आपको दे रही हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैं, इसके अलावा जो भी अध्ययन मैं कर रही हूँ या जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, ठीक है, और मुझे इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, यानी कि जो प्रीवियस पेपर्स हो गए, हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, या जितनी भी किताबें हैं, देखिए उपकार की बुक है, सरस्वती पांडे जी की बुक है, ठीक है, इसके अलावा आपकी बहुत सारी बुक जो हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और कई सारी बुक्स हैं, मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर बताई भी हैं। मेरे पास भी बहुत सी बुक्स पड़ी हुई हैं, और मैं जो है लगातार मैं एक ही टॉपिक को कई सारी बुक्स से जो है मैंने पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैंने एक ही टॉपिक को कई बुक्स से मैं खंगालने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरे सामने सही बात आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं नोट्स बना रही हूँ वो एवं ही बना रही हूँ, बल्कि मैं जो है उन नोट्स में बिल्कुल आपके सामने निचोड़ ले करके आ रही हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है और जो भी चीज़ मुझे सही लग रही है आपके हिसाब से, वो वास्तव में मैं आपको एक निचोड़ दे रही हूँ नोट्स में। ठीक है,
लेकिन बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि चूँकि मैं सारा काम अकेले करती हूँ। अब आप देखिए, आपको पढ़ाना, पहले तो आपको पढ़ाना है, ठीक है। आपके लिए 1 या 2 वीडियोज़ रोज़ बनाने हैं, ठीक। आप मान के चलिए, आपको लगता होगा शायद वीडियो बनाना बहुत ईज़ी जो है काम होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जैसे अगर मुझे 15 मिनट का वीडियो बनाना है तो उस 15 मिनट के वीडियो में कम से कम आधा घंटा लगता है, ठीक है। यानी टोटल मुझे पूरा 1 घंटा रोज़ चाहिए सिर्फ वीडियो के लिए ही, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि उसकी एडिटिंग करना है, ठीक है। उसमें लिंक डालना है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर ही छोड़ दिया। प्लेलिस्ट बनाना, उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स क्रिएट करना, खुद अपने हाथ से टाइपिंग करना, ये सारे काम मैं खुद करती हूँ, ठीक है। फिर आप जानते हैं मैं जो है मेरे भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको भी, परिवार को भी मैनेज करके रखना, वो सारी चीज़ें। तो मैं ये सारी चीज़ें नोट्स में ना भी बनाती तो काम चल जाता, आपको पढ़ाती रहती। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास समय की कमी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं ही अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास भी किसी ज़माने में समय बहुत कम हुआ करता था और आज भी है। लेकिन चूँकि मुझे आपको पढ़ाना है, ऐसा मैं कुछ विचार करके चल रही हूँ और मैंने मतलब एक लक्ष्य ऐसा बना लिया है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है मैटर देना है और अच्छे से अच्छे वीडियोस देने हैं, उसके साथ में अच्छे से अच्छे नोट्स देने हैं मुझे। तो चूँकि मैंने एक कंडीशन अपने ऊपर लागू की है आपके लिए, ठीक है, कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे सकूँ। तो इस कंडीशन की वजह से अगर मेरे पास समय नहीं भी होता तो चाहे मैं रात के 2 बजे उठकर बनाऊँ, लेकिन मैं बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको इकट्ठे नोट्स बनाकर नहीं दे सकती। मेरा सीधा-सीधा एक तरीका यही है कि जैसे मैंने अभी रीतिकाल के नोट्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उसको मँगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जानकारी ले लीजिए, ठीक है। हालाँकि कुछ नोट्स मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप पर आपको निःशुल्क भी मैं डाल रही हूँ, जिस पर कोई शुल्क नहीं है, आप देख सकते हैं उनको भी। लेकिन जितने भी जो आपके नोट्स हैं, वो उनका जो कहना चाहिए मूल्य है, वो मैंने बहुत कम रखा है, ठीक है। आप आराम से जो है नोट्स मंगा सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए, आप एक बार नोट्स मंगा कर देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि मंगाकर हमने कितना अच्छा किया। और शायद बाकी आप देखिए, अगर आपको लगता है तो आप मंगाकर एक बार देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम 10-10 किताबें जो लेकर के बैठते हैं, 10-10 चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपके लिए इस तरह का मैटर तैयार कर रही हूँ। लेकिन बस ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज ही दे पाऊँगी, मैं इकट्ठा नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद ही बनाती जा रही हूँ और खुद ही आपको प्रेषित करती जा रही हूँ, ठीक है। तो उसकी PDF मैं देती रहूँगी। जैसे मैंने रीतिकाल की पूरी आपको PDF थमा दी, ठीक है। PGT और नेट वालों के एक ही जैसे नोट्स हैं, क्योंकि लगभग एक ही जैसा होता है। नेट में जो अलग से जो नई कविता का पाठ्यक्रम है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रीतिकाल के नोट्स मैंने बनाए हैं, तो आपको पता है, नेट वालों को ये बात पता होगी कि नए पाठ्यक्रम में जो घनानंद हैं, ठीक है, घनानंद के जो कविता हैं वो हैं नई कविता में आपके पाठ्यक्रम में। इसके अलावा बिहारी के दोहे हैं कुछ, ठीक है। तो वो मैं आपको अलग से दे रही हूँ उन्हीं में, ठीक है, उन्हीं नोट्स में मैं अलग से दे रही हूँ। लेकिन अगर कोई TGT वाला नोट्स को मंगाएगा तो उनके लेवल से उनको नोट्स दूंगी। अगर PGT वाला कोई मंगाएगा तो उसके हिसाब से। PGT वाले को ओवरऑल पढ़ना पड़ता है, नेट वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको भी ओवरऑल ही पढ़ना है। लेकिन ये होता है कि उन सबको पढ़ने के साथ में एक BGA पाठ्यक्रम और भी होता है साथ में। जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि भाई इस काल में से आपको ये कवि पढ़ने हैं, ये रचनाकार पढ़ने हैं, इनके ये दोहे पढ़ने हैं, इनका ये पढ़ना है। तो इस तरह से एक पाठ्यक्रम बनता है नेट का, तो वो मैं आपको अलग से ऐड करके उसी में दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए, ज़्यादा लाभान्वित हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए और थोड़ा थोड़ा आपको धैर्य भी जो है बांधना पड़ेगा। जिस तरह से मैं धैर्यपूर्वक कार्य कर रही हूँ, आपके लिए बहुत ही गहराई से नोट्स बना रही हूँ, बहुत ही कड़ी मेहनत करके नोट्स बना रही हूँ, उसी तरह से आपको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक साथ नहीं दे सकती। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम एक साथ दे दीजिए। तो अगर आपको एक साथ लेना है तो खिचड़ी पका के मैं आपको नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि बस मैं यूँ ही 4 क्वेश्चन इधर से उठाऊँ, 4 क्वेश्चन उधर से उठाऊँ, आपको छाप कर दे दूँ, ये मैं नहीं चाहती। मैं जो भी मैटर दूंगी वो आपका बहुत ही काम का होगा और आप किसी भी PGT TGT किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा उससे।
तो ये आप तभी देखेंगे जब वाकई आपके हाथ में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की, कि आप किसी भी तरीके से जो है अपने लक्ष्य तक पहुँचे। लेकिन मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। कुछ समय सीमाएं हैं, कुछ और भी कुछ तरह की सीमाएं ऐसी होती हैं जो मुझे कहीं ना कहीं, मैंने जो आपके लिए मूल्य रखा है बहुत ही कम मूल्य रखा है, सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जिससे आप भी मतलब आप अच्छे से अच्छा मैटर ले सकें, लाभान्वित हों, ठीक है उससे। और मैं भी जो भी सामग्री वगैरह यूज़ करती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे जिसकी ज़रूरत होती है, तो वो मेरा भी उससे अपना जो है आराम से मैं उसको व्यवस्था उसकी कर पाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसी तरह से आप नोट्स को पढ़िए। नहीं भी अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो ऐसी कोई नियम नहीं है कि आप नोट्स ही लें, ठीक है। आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन इतना मैं बता रही हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को देख करके उन्हीं के नोट्स अगर आप खुद बना रहे हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से करते रहिए लगातार कोशिश, ठीक है। आगे मैं फिर 1900 आपको जो है 1921 से लेके 1930 तक की रचनाएं फिर बताऊंगी ट्रिक के साथ, आधुनिक काल की। और इसके अलावा द्विवेदी युग से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, अभी 20 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी और फिर मैं शुरू करूँगी छायावादी युग, ठीक है। लेकिन आपको मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये स्पेशली इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि व्याकरण जो है आप खुद ही तैयारी कर लीजिए। व्याकरण का पोर्शन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि व्याकरण में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, ये देखिए, या तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाते चलूँ फिर मैं आपको ट्रिक्स ना बताऊँ। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर 90% लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम ट्रिक्स से ही पढ़ाइए, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, आप जानते हो ट्रिक्स में कितने मेरे एक्स्ट्रा वीडियोज़ बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ट्रिक्स से पढ़ाती हूँ तो डेफिनेटली मैं जो भी जितने भी टॉपिक्स लेकर चल रही हूँ उनमें समय लगेगा। और जब समय लगेगा तो ये बात डेफिनेट है कि मैं शायद व्याकरण तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये मैं आपको इसीलिए मैं फैक्ट मतलब मैं वास्तविकता आपको बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है और इतना मुझे समय मिल गया तो मैं व्याकरण भी शुरू करवा दूँगी। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, हिंदी भाषा का विकास है, ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे करवाने हैं। तो पहले मेरी प्रायोरिटी यही सब करवाना होगा, ठीक है। इसके अलावा DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, और भी कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें पत्रकारिता जनसंचार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उनको भी मुझे आपको करवाना है, ठीक है। तो एक उस तरीके के नोट्स मैं आपको बना करके दूंगी जिससे वो क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन व्याकरण जो है आप प्लीज़ कहीं ना कहीं से मैनेज कर लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। व्याकरण तो आपको कोई ना कोई अच्छे टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, लेकिन जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ या बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा अगर आपको मेरे से कुछ भी अच्छा मिलता है तो आप ज़रूर देखते रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि व्याकरण तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं, कॉमन जो है सब्जेक्ट है व्याकरण, जो मैक्सिमम टीचर पढ़ाते ही हैं। यूट्यूब पर भी बहुत से मिल जाएंगे अगर आप देखें तो। लेकिन जो हिंदी साहित्य है, काव्य शास्त्र है, या फिर आपका जो हिंदी भाषा का विकास है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रह गई तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ व्याकरण जो है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बाकी मैं ये सारी चीज़ें लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो फिर अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा आपको लगता है कि कुछ भी नया मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।